नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज 16 अक्टूबर है और आज बीएसपी की एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। बैठक इस समय चल रही है। मेरे साथ बीएसपी के एक बड़े नेता उपकार बावरा मौजूद हैं और उपकार बावरा के बारे में आप जानते हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनसे सीधे सीधे सवाल जो होंगे वो इस समय की जो तत्कालीन राजनीति है उत्तर प्रदेश की, उसको लेकर होंगे और ख़ास तौर पर बीएसपी 9 अक्टूबर के बाद ये किस तरीके से देखते हैं उसको लेकर होंगे। और आगे एक जो 226 वाली बात चल रही है, फॉर्मूला 226 पर हो रहा है, आखिर वो क्या है। तो उपकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरव भाई। सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को मेरी ओर से जय भीम। जी उपकार जी, कैसे देखते हैं आपकी 9 अक्टूबर को जो रैली हुई है लखनऊ में और जिसमें जिस तरीके से भीड़ उसमें आई और उसके बाद से लगातार बीएसपी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई। यानी एक तरीके से तो हम देख रहे थे कि बसपा का नाम कोई नहीं लेता था और तमाम से अखिलेश यादव एकदम बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर लगातार हमले करते हैं। कांग्रेस का एक पूरी लॉबी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर पीछे पड़ जाती है और बीजेपी के लोग भी हमलावर हो जाते हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, जिन विरोधी दलों ने ये कहा 2024 के इलेक्शन में, आपको बता दूं राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के एक अच्छे लीडर हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि बहन जी को लेकर के क्या विचार हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन बहन जी, है ना? उन्होंने कहा कि कौन बहन जी, हम बहन जी को नहीं जानते। तो ऐसे लोग जिन्होंने 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है और हम उसको जो है गठबंधन के आसपास भी नहीं होने देंगे। इधर राहुल गांधी जी जो है एक मुंह से कह रहे थे कि भाई बहन जी को मैं लेके आना चाहता हूँ, बहन जी को हम जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उधर दूसरी ओर तो मतलब ये वो वाली बात थी उन लोगों की कि हम आपका जो है एक पक्ष दिखाएंगे, आप उसका विरोध करते रहना। तो उन लोगों को आज सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्या ये सुनियोजित था? हाँ, दिक्कत इसलिए है, बिल्कुल सुनियोजित था। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जिस पार्टी को ये लोग दबाना चाहते थे, जिस पार्टी को ये लोग गठबंधन से दूर रखना चाहते थे, जिस पार्टी को ये लोग नहीं चाहते कि इस वर्ग के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकें, तो उसने 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक रैली करके एक मतलब लोगों का जन सैलाब एकत्रित करके ये दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी का बच्चा बच्चा या बहुजन समाज का बच्चा बच्चा बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहन जी के साथ है। आपने कहा कि गठबंधन में आने नहीं दिया, लेकिन बहन जी, विपक्ष आरोप ये लगाता है कि बसपा गठबंधन में नहीं जाने वाली थी। खुद बहन जी कैसे वक्तव्य रहे और अभी 9 अक्टूबर को भी बहन जी ने ये कहा है कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि गठबंधन जो होता है वो एक तो विचारों के साथ होता है, दूसरा भागीदारी के साथ होता है। तो जहां भागीदारी सुनिश्चित ना हो, जहां विचार ना मिले, वहां क्या गठबंधन। तो यहाँ तो ऐसी स्थिति इन लोगों ने जो है पैदा कर दी कि एक तरफ से मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे, दूसरी ओर इन लोगों ने ये नैरेटिव चलाया कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। तो बहन जी, देखो बहन जी एक बहुत बड़े तबके का, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक राष्ट्रीय पार्टी और सभी का जो है नेतृत्व करती है। तो बहन जी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे इस चीज को? बहन जी समाज के मान सम्मान को बिल्कुल भी जो है रत्ती भर भी अगर ठेस पहुंचेगी तो बहन जी वहां से बिल्कुल अपने आप को मतलब एक तरीके से कि हम चुनावी रूप से फेल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा मिशन मूवमेंट है मुझसे बिल्कुल उससे हटेंगे नहीं, उसके ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे, उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है आंच नहीं आने देंगे। ये बिल्कुल बहन जी का जो है। उसके बाद राहुल गांधी ने एक बात कही रायबरेली जाकर, जब वहां पर वो दलित छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे कि हम तो चाहते थे कि बहन जी हमारे साथ आए और बहन जी हमारे साथ होती तो हम भाजपा को हरा देते, लेकिन बहन जी अब उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। बिल्कुल ये बात कही, लेकिन राहुल गांधी इस बात को भूल जाते हैं कि राहुल गांधी या जिन लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भाजपा को सपोर्ट करता है। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, सीधा कहूँगा। समाजवादी पार्टी जो है, जो कहती है कि भाई हम लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि भाजपा के पक्ष में वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो आपको कहते हैं कि आपने रैली में जो है भाजपा की तारीफ करके पूरा माहौल बना दिया, आभार व्यक्त कर दिया।
आभार व्यक्त करना, किस चीज पे आभार व्यक्त किया ये भी तो देखना बहुत जरूरी है ना। बहन जी ने कहा था कि ये जो स्मारक बनाए हुए हैं, जब अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार में ये जो स्मारक बनाए हुए हैं, इन स्मारकों का जो पैसा था वो इन स्मारकों के रख रखाव में यूज नहीं करा गया और उसको जो है दबा के रखा गया, उसको जो है कहीं और यूटिलाइज करा गया। तो बहन जी ने कहा कि जो वर्तमान की सरकार है, भाजपा सरकार, उसने उस पैसे को बहन जी के आग्रह पे, ऐसे नहीं, बहन जी ने चिट्ठी लिखी तब वो चीजें हुई। तो बहन जी ने इस चीज का भी जिक्र करा कि मैंने चिट्ठी लिखी और उसके बाद जो है इन्होंने, भाजपा सरकार ने उस पैसे को इनके रख रखाव में यूज करा। तो बहन जी ने उस चीज का आभार व्यक्त करा। क्या गलत करा बताओ आप? अगर कोई चीज अच्छी है, ताजमहल आप देखने जाते हैं, ताजमहल अच्छा है, विश्व में जो है ख्याति रखता है, अगर वो विश्व में ख्याति रखता है तो आप उसे अच्छा कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर कोई चीज सुंदर है आप उसे सुंदर कहोगे नहीं कहोगे? अगर आप उसे सुंदर नहीं कह रहे हो तो भी आप कहीं ना कहीं जो है उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। लेकिन जो नैरेटिव हमने देखा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला और एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने उस रैली के बाद, जैसे उधर बहन जी का भाषण खत्म हुआ, इधर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ये मैसेज देने की कोशिश की कि बसपा तो भाजपा को मदद पहुंचा रही है। और क्या, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ग्राउंड के आदमी हो, आप जमीन से जुड़े हुए आदमी, मुजफ्फरनगर से आते हो, जो एक तबका है जो बसपा को पसंद करता है, एक विचारधारा से ताल्लुकात रखता है, उसके भीतर क्या मैसेज गया? क्या उसके भीतर वो बी टीम वाला मैसेज चला गया या उसके भीतर जो है वो मजबूत मैसेज गया है कि बसपा जो है वो रिवाइव कर रही है? देखो ऐसा है भाई, आपसे बता दूं, जब से बहन जी ने ये कहा था लगभग 1.5 महीना पहले, अब से 1.5 महीना पहले बहन जी ने अपने लोगों की मीटिंग करके ये बात जो है कही थी कि भाई एक रैली का आयोजन होना चाहिए और माननीय साहब काशीराम जी के स्मारक स्थल पे मैं पुष्पांजलि करने के लिए जो है रैली का आगाज कर दिया। तब से मैं आपसे बता दूं 1.5 महीना हमारा कार्यकर्ता नहीं सोया है। अच्छा, मैं ग्राउंड पे काम करने वाला आदमी हूं। मैं आपसे बता दूं दिन में 4-4 मीटिंगें, 5-5 मीटिंगें हमने करी है, लेकर के ऊपर से नीचे तक जितने भी हमारे पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो जो है कोऑर्डिनेटर टाइप के लोग हों, चाहे वो हमारा वर्कर हो जो बूथ पे खड़ा हुआ वर्कर है, वो भी, उसने इतनी मेहनत करी 1.5 महीने के दरमियान कि गांव दर गांव जा करके लोगों के अंदर ये मैसेज दिया कि बहन जी ने बुलाया है, 9 अक्टूबर को लखनऊ चलना है। लेकिन आरोप आप पर ये लगा, आपके पुराने, मैं भी आ रहा हूँ, तो अब उसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि 9 तारीख को पूरे लखनऊ को नीला करने का काम करा गया और वो जो ग्राउंड माननीय साहब काशीराम स्मारक स्थल है उसमें इतनी पब्लिक अंदर थी और उससे ज्यादा बाहर थी। तो ये जो थी, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। कुछ लोग विरोधी दल कह रहे हैं कि भाई ये भाजपा से सुनियोजित था। हमने मेहनत करी, हम ग्राउंड पे थे, हमने मेहनत करी, किसी से हम लोगों ने जो है 1 रुपया का चंदा नहीं लिया। हमने खुद से, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आप ही के मंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं आप ही की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, मेरे संपर्क कई आरटीओ से हैं, सब आकर बता रहे हैं कि बसें दी जा रही हैं डीजल सहित। एक बस हमें दिलवा दो, एक बस हमें दिखवा दो, एक बस हमें दिखवा दो जिसमें ये कहा गया हो कि ये भाजपा से रिलेटेड है या उसका जो मतलब वो भाजपाइयों ने या किसी और दल ने जो है वो प्रोवाइड कराई है। कार्यकर्ता ने खुद से प्रोवाइड करी है, हमने खुद से प्रोवाइड करी है। हमारे यहाँ से 50-50 हजार रुपए में बस आई है, ठीक है। हम लोगों ने खुद से अपनी टीम से एकत्रित करके पैसा और वो बसें कराई है। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि तमाम कुछ नेता ऐसे भी हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन में है, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं और तमाम अन्य नेता, ब्रजभूषण ने भी हाल ही में बयान दिया, वो बीएसपी को लेकर पॉजिटिव बयान दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो अपनी छवि उस दलित वोटर में अच्छी बनाना चाहते हैं या फिर वो कुछ राजनीतिक जो बदलाव हो रहा है उसको भांप रहे हैं? देखिए, इसका तो उनको पता होगा, लेकिन राजनीति ये कहती है जब परिस्थितियां बदलती है तो आदमी परिस्थिति के अनुसार ढलने का प्रयास करता है। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और हमें बहुजन समाज पार्टी के अनुरूप बात करनी चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनसे उनका मन उब गया हो, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो ब्रजभूषण जी हो, या चाहे और जो है लोग हों जो इस तरीके की पॉजिटिव बातें बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। हो सकते हैं कि वो जो है दूरदर्शी हो, उन्हें दिखाई दे रहा हो और परिणाम वो देख रहे हो। राजा भैया जो है रघुराज प्रताप सिंह, उनके भाई का बयान ही बसपा के पक्ष में आया है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि इन लोगों को दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी जो 15 साल से, मतलब 3 योजनाओं से सरकार में नहीं है, जो बिल्कुल जिसको ये कहते थे कि खत्म होने के कगार पे आ चुकी है, 15 साल मतलब 3 योजनाओं से सरकार में ना होने के बावजूद जिसका एक एमएलए है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका एक एमएलए है, बावजूद उसके भी
वो इतना बड़ा जनसमूह एकत्रित लेकिन कर सकती लेकिन है, लेकिन रघुराज तो प्रताप सिंह पर वो तो बहन कभी जी ने भी कार्रवाई की वो थी ना। कभी भी सरकार में भी आ सकती है। रघुराज प्रताप सिंह पर तो बहन जी ने कार्रवाई की थी, लेकिन उनके भाई तारीफ कर रहे, कोई अंदरूनी कोई मीटिंग तो नहीं हो गई है। अगर अगर मैं फिर कहूंगा, हर व्यक्ति का अपना एक अलग चरित्र होता है भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक माँ के पेट से निकले हुए दो बच्चे, जिनकी जो मतलब एक माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा एक डाकू भी हो सकता है, एक संत भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। अच्छा, एक चीज और चल रही है कि 2027 की तैयारी है, 226 सीटें हमारी हैं, अभी आप एक सीट पर हैं, लोकसभा में कुछ नहीं है, तमाम विपक्षी दल आपको बी टीम कह रहे हैं, सुनिए। और ऐसा क्या फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं कि 1.5 साल में 226 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फॉर्मूला वही है जिसपे हमारी बहुजन समाज पार्टी टिकी हुई है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। जो सबकी बात करती है, जिसमें सबका हिस्सा सम्मिलित है, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करी जाती है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भागीदारी का कॉन्सेप्ट है। आप लोग इलेक्शनों के रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो हमारे जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मोस्टली 2000 सीटों से जो है पीछे रहे या हार गए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग बहुत बड़े अंतराल से या बहुत बड़े जो है उससे जो है पीछे है, नहीं। अगर माहौल बदलता है, लोगों के अंदर फिर से चेतना जागती है, तो वो अंतर जो है खत्म हो सकता है, वो अंतर पट सकता है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, युवा हैं, तमाम पार्टियों में युवाओं की भागीदारी है, बसपा में अब युवाओं की भागीदारी को किस तरीके से देखते हैं? और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर मेरा दूसरा सवाल है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि इस समय अखिलेश यादव खूब सक्रिय है, जो गुज्जर वोट बैंक है उसको लेकर लगातार वो पंचायतें करवा रहे हैं, राजकुमार भाटी को वहां पर अगवा बना दिए हैं, और बीएसपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी फेरबदल कर रही है। तो ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत और युवा की भागीदारी को आप कैसे देख रहे हैं पार्टी में? देखिए, पहले तो ये है गौरव भाई कि युवाओं की हिस्सेदारी को लेकर के मैं पहले से आवाज उठाता आया हूँ पार्टी में। मैंने चाहे वो आकाश जी हो, चाहे वो हमारे बड़े लीडरान हो, मैंने तमाम पदाधिकारियों और अपने जितने भी नेता लोग हैं उनसे इस विषय पे खुल के बात करी है। मैं कभी डरा नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ से घबराया भी नहीं हूँ। मैंने इस चीज़ को लेकर के पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है कि हम लोग देखिए, युवाओं का पार्टी में होना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि युवा किसी भी राजनीतिक दल का एक बहुत अहम पार्ट होता है। तो अब जाकर के बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आकाश जी के माध्यम से युवाओं में बहुत रुचि आ रही है। युवा अपनी हिस्सेदारी जो पहले से सुनिश्चित नहीं थी, वो मान रहा है कि हाँ हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो चुकी है। पार्टी ने कहा भी है कि 50% हिस्सेदारी जो है युवाओं की होगी, और वो धीरे धीरे जो है फुलफिल हो रही है। एक बात कही जाती है कि युवा जो है वो बड़ी संख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश राजनीति के मामले में एक, मैं समझता हूं कि मील का पत्थर साबित होता है। इधर से राजनीति पूरे प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पश्चिम है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ से जो है निकल करके जाते हैं, और एक आर्थिक रूप से भी मैं समझता हूँ कि हमारा पश्चिम जो है आर्थिक रूप से भी समृद्ध संपन्न है, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए। तो यहाँ से राजनीति जो है बेहद ज्यादा अहम भूमिका निभाती है आपके पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो और जो है, चाहे वो आपके आसपास के जो राज्य है, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली के चुनाव हो, और चाहे वो पंजाब के चुनाव हो। तो इन राज्यों में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ राजनीति इसलिए भी अहम हो जाती है और युवाओं की भागीदारी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये अन्य प्रदेशों में और पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता है। अखिलेश यादव वहां पर गुज्जर समाज पर आवाज मार रहे हैं, राजकुमार भाटी को आगे किया हुआ है, तमाम गुज्जर सम्मेलन वहां पर चल रहे हैं, अतुल प्रधान वहां से आते हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास क्या रणनीति है कि वो एक तरफ तो भाजपा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय मजबूत होल्ड में है, दूसरे और अखिलेश यादव हैं जो वहां पर जो एक प्रभुत्व वाली जाति है, गुज्जर जाति है, उसमें पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या फॉर्मूला है इसको बीट करने का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने हर वर्ग को जो है उसकी हिस्सेदारी देने का काम किया है, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो आपका जो है कश्यप हो, चाहे वो जाट हो, हैं, तो तमाम, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, तमाम लोगों को, तमाम जातियों को, तमाम वर्गों को बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सेदारी देने का काम करा है।
और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो रणनीति है, वो हिस्सेदारी की ही रणनीति है। हम लोग देखेंगे कि कहाँ किस तरीके का मतलब माहौल बन रहा है, हम उसी हिसाब से वहाँ उस तरीके का फॉर्मूला फिट करने का काम करेंगे। पश्चिम यूपी से चंद्रशेखर भी आते हैं और एक बात कही जाती है युवाओं का बड़ा हिस्सा जो है वो चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है। ऐसे में क्या आपके लिए ये चुनौती साबित नहीं, क्योंकि नगीना से वो चुनाव जीत कर आए और वो सीट पहले आपके पास हुआ करती थी? मैं चुनौती नहीं कहूँगा, क्योंकि चुनौतियाँ तो जो है एक अलग अपना प्रभाव रखती हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ कमियां खामियां जरूर रहीं तो इस तरीके की चीज़ें पनपी, नहीं तो ये जो है होता ही नहीं। और रही बात युवाओं की, तो ये कहना गलत होगा अब के दरमियान कि युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ है। अच्छा, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप ये बात पुरजोर तरीके से कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकता हूं, लेकिन नगीना से वो चुनाव जीत के 9 तारीख के बाद ये चीजें जो है बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं कि युवाओं को समझ में आ चुका है कि हमारा जो भविष्य है वो कहाँ है। हमें अपना भविष्य बनाना है कि हमें अपना भविष्य बर्बाद करना है। अगर बर्बाद करना है तो किसी भी राजनीतिक दल में किसी के पीछे भी जाकर के खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भविष्य बनाना है तो सिर्फ आप लोगों का मसीहा सिर्फ एक ही है, बहुजन समाज पार्टी हमारा जो नेतृत्व कर सकती है, जो 4 बार जैसे पहले सरकार बने 5वीं बार सरकार बना सकती है। आकाश आनंद को लेकर उस दिन मंच से बहन जी ने बड़ी बात कही कि मेरे बाद जो है, जैसे आप मेरे साथ रहे और अब मैं आकाश आनंद को साथ में लेकर आई हूँ, आपको हर परिस्थिति में इनके साथ रहना है। कैसे देखते हैं आप आकाश आनंद की भूमिका को पार्टी में आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस बैठक में क्या उम्मीद लग रही है कि आज सामने निकल कर आएगा? देखिए, आकाश आनंद एक सुलझा हुआ व्यक्ति और बहन जी के शरण में रह करके जिसने राजनीति सीखी, क्योंकि बहन जी जैसी राजनीति शायद ही कोई कर सके। तो उसका एक उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि जिसको लोग कहते थे कि भाई बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है, और बहन जी ने एक झटके में जो है सबकी बोलती बंद कर दी और सब जो है आज बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर के छत्र छाया में रह करके जिसने राजनीति सीखी हो, वो आदमी कुशल राजनीतिज्ञ तो होगा ही आगे चल करके, और वर्तमान की स्थितियों में बहुत ज़्यादा बेहतर भी होगा। और मैं पर्सनली अगर कहूँ तो देखो, युवा है, एक नई सोच है, एक नया विजन है, तो भविष्य तो देख रहे हैं, युवा साथ लग रहे हैं और युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका जो है उनको अपना लीडर मान रहा है, तो भविष्य उसके साथ अच्छा है, बेहतर। हमने एक चीज देखी है कि जब बहन जी की सरकार रही तो तमाम चीजों का जिक्र आता है, सुशासन का जिक्र आता है, कानून व्यवस्था का जिक्र आता है, आरक्षण नौकरियों का जिक्र आता है, और कहीं ना कहीं अगर हम तीनों सरकारों को कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं वो जो 7 से 12 की सरकार थी उसको लोग बाग थोड़ा बढ़कर देखते हैं कि सरकार अच्छी रही। तो ऐसे में जब ये रैली हुई है, महारैली हुई है और एक्टिवनेस आई है, तो क्या ग्राउंड पर जो आम लोग हैं वो सुशासन की चर्चा कर रहे हैं, वो कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो, बहुजन समाज पार्टी की जब बात होती है तो सुशासन की बात होती है, संविधान की बात होती है, संविधान के अनुरूप देश चलाने की बात होती है, महिला सुरक्षा और जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी बात होती है। मैं आपसे बता दूं, बहुजन समाज पार्टी वही पार्टी है जिसने 2007 में एक उमाशंकर यादव नाम का जो एक सांसद हुआ करता था आजमगढ़ से, और जिसके खिलाफ आपको बता दूं दुष्कर्म का मामला, हत्या का मामला था और जमीन हड़पने का मामला दर्ज था। तो सोनेलाल की जो बेटी है उनके साथ में भी उनका कोई विवाद था, तो उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसको अपने कार्यालय में बुला करके जो है गिरफ्तार कराने का काम किया था। जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो 1.5 लाख गुंडे प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे, या तो जेल में चले गए थे, प्रदेश छोड़ करके ये बात तो योगी जी भी कहते हैं कि उनके राज्य में चले गए। सुशासन की अगर कोई परिभाषा दे सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अरे ये बात तो योगी जी भी कहते हैं कि उनके शासन में सब लोग गुंडा प्रदेश छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? बलात्कार बराबर हो रहे हैं, हत्याएं बराबर हो रही हैं, लूटमार बराबर हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के साथ में एनसीआरबी के आंकड़े आप लोग देखिए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न 2014 के बाद बढ़ा है। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं जिम्मेदार मानता हूं सरकारों को,
सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशाएं कंट्रोल करना नहीं, उनको बढ़ावा देना है। लेकिन योगी जी की अगर हम भूमिका देखते हैं, उनकी इमेज देखते हैं जो बड़ी क्रिएट की जाती है कि गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए, कोई हल्की सी भी हरकत करेगा बुलडोजर चल जाएगा, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर उन लोगों पे चल रहा है जो गरीब लोग हैं, बुलडोजर चल रहा है उन लोगों पर जो जिनका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जो बेचारे हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, उनके घरों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहे हैं जो सत्ता के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं। तो बड़े बड़े लीडर जो है वो सत्ता का संरक्षण पा करके जो है अपराध कर रहे हैं। आपको लखीमपुर खीरी का कांड याद होगा, अजय मिश्र टेणी जिसने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर, जमात के बाहर है आज। बिल्कुल बहुत ऐसे उदाहरण हैं, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जो सत्ता के संरक्षण में जो है आज अपना काम चला रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि लड़ाई हमारी है भाजपा के साथ, बसपा तो उस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए आ जाती है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आ जाती है। ये एक सिनेरियो बनाया हुआ है इन लोगों ने, ये एक माहौल इस तरीके का पैदा करना चाहते हैं जिसमें असल लड़ाई जो है दिखाई ही ना जाए। ये इनकी नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती समझते हो आप लोग? पहलवानी में जब लोगों को एंटरटेनमेंट करा जाता है एक्चुअल फाइट से पहले, तो एक डमी पहलवान उतारे जाते हैं, ठीक है, ताकि एंटरटेनमेंट करा जा सके, असल लड़ाई से लोगों को जो है दूर रख करके उनको भ्रमित करा जा सके, तो वो नूरा कुश्ती कहलाती है। और वही नूरा कुश्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की जो मिली भगत है उसको हम नूरा कुश्ती लेकिन कह वो तो सकते हैं। खुलकर हमला बोलते हैं योगी आदित्यनाथ पर। नहीं तो बोलने दो, उसमें क्या दिक्कत है भाई? यही तो है, वो बोलेंगे, मीडिया दिखाएगा, और मीडिया दिखाएगा तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ इन लोगों में जो है तनातनी है, लेकिन असलियत में है नहीं ऐसा। समाजवादी पार्टी की अपर्णा यादव इन्हीं के परिवार में से, वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, या ये चुनाव लड़ी है शायद, सांसद नहीं, वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हाँ है। जो भी है भारतीय जनता पार्टी से है ना। जी, तो एक ही परिवार के लोग समाजवादी पार्टी में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। हाँ? वही अखिलेश यादव हैं जो गिरिराज सिंह जी के साथ में झप्पियां पाते हैं, उनके गले लगते हैं। वही समाजवादी पार्टी क्या ये है, झप्पी सुनिए, पाना? वो वही समाजवादी पार्टी है जिसके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भरी सदन में, सदन से कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी ही बने। तो नहीं, तो ये तो जो आप बोल रहे हैं हाथ मिलाना, गले मिलना, क्या ये अंदरूनी कुछ साठगांठ का संदेश क्यों नहीं है? हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? तो ये बताइए थी, क्या कारण है कि नहीं हो सकती है? अरे वो तो नॉर्मल शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। जरूरी नहीं है ना भाई। ठीक है, मान लेता हूँ शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन आप दूसरे लोगों पर जब कोई शिष्टाचार मुलाकात करता है, दूसरे लोगों पर आपकी किस और हिसाब से ऐसी आरोप मुलाकात लगा भी सकते हैं? नहीं होती। आपकी पार्टी के तो हमने से कोई तस्वीरें, कोई मुलाकात नहीं देखी है जो हाल फिलहाल पिछले 10 साल में हुई हो। मैं बता तो रहा हूँ ना भाई, इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लोगों को दिखाया जाए कि हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। हाँ, लेकिन अंदरूनी इन लोगों का एक ही चाल चलन है, एक ही जगह उठना बैठना है, और एक ही विचार है कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज के लोगों को सत्ता से दूर रखना है, सिर्फ हम लोगों को हिमालय खानी है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या उपकार बावरा 2027 में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी निर्देश देगी और समाज कहेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? मतलब बसपा से ही लड़ेंगे, कहीं और से ऑफर आता है तो लड़ेंगे? नहीं, फिलहाल तो बसपा से ही लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है और भाई अपने विचारों की पार्टी है। ठीक है, कहीं और जाकर के तो बहुजन समाज का व्यक्ति अपने आप को मतलब घुटा हुआ महसूस करता है। अगर बहन जी ने कहा कि भैया चुनाव नहीं लड़ना है, लड़ाना है किसी कोई को, बात नहीं, लड़ा देंगे, क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ाया जाएगा। बिल्कुल लड़ाएंगे। अगर बहन जी कहती है कि भाई आपको चुनाव लड़ना नहीं है, आपको चुनाव लड़ाना है, तो बहन जी का हुक्म सरांखों पे होगा, मजबूती के साथ होगा। तो ये थे हमारे साथ उपकार बावरा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं। तमाम आंदोलनों में उपकार बावरा की हिस्सेदारी रही है। इनके साथ ये बातचीत थी जो तमाम उत्तर प्रदेश की सियासत, युवाओं की भागीदारी और 9 अक्टूबर के बाद जो माहौल बदला है
ग्राउंड पर, उसको लेकर इनसे बातचीत हुई। तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आई। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप लिख कर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा सकते हैं।